अस्सलाम वालेकुम। हम लोग स्टैंडर्ड कोस्टिंग का एक एमटीक्यू देखने जा रहे हैं विक कंपनी के नाम से। विक कंपनी के नाम से एक एमटीक्यू है। और ये एमटीक्यू एक्चुअली स्टैंडर्ड कोस्टिंग का कुछ स्टेटमेंट जो क्रिटिक स्टेटमेंट उससे रिलेटेड भी है। और दूसरा वैसे भी एमटीक्यू चूंकि इंपॉर्टेंट है तो आपको सही से करने भी। तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले हम लोगों ने जो है एमटीक्यूज और भी देखे हुए हैं स्टैंडर्ड कोस्टिंग में। और ये भी देख रहे हैं, मतलब पूरी सीरीज आपके पास अवेलेबल होगी। हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है। हम लोगों को जो स्टेटमेंट दी गई है बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट तक जाने की, तो वैसे ही मैं तुम लोगों से जनरली पूछ रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट जो है ये अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग है या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। तो अगर हम इसको देखें, दो दो ऐसी चीजें जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, दो तीन ऐसी चीजें जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वाकई ये कौन सी कॉस्टिंग की स्टेटमेंट है। एक तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का कभी कभार बताया होता है कि ये कंट्रीब्यूशन वाला वेरिएंस है या प्रॉफिट वाला वेरिएंस है, लेकिन ये हर बार नहीं बताया होता, इसलिए आप जज नहीं कर सकते। अगर कंट्रीब्यूशन है तो ये मार्जिनल है, और अगर प्रॉफिट है तो ये एब्जॉर्प्शन है। एक तो ये। और दूसरी चीज आप जो देख सकते हो, ये वाली चीज कंफर्म नहीं होती, क्योंकि हर बार सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आपको डायरेक्टली दिया हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार वॉल्यूम वेरिएंस हाल ही दिया हो या नाम के साथ दिया हो। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं इसके ऊपर कि यहाँ पे हमें कोई भी बजटेड कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रहा। जबकि मार्जिनल की स्टेटमेंट में पहले हम बजटेड प्रॉफिट से बजटेड कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते थे। इससे ये आइडिया होगा कि मार्जिनल की स्टेटमेंट नहीं बल्कि एब्जॉर्प्शन की स्टेटमेंट है। और यहाँ पे फिक्स ओवरहेड का कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस भी आया हुआ है, जो कि वॉल्यूम वेरिएंस का पार्ट है। और मैंने पढ़ाया था कि मार्जिनल की स्टेटमेंट में ये वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आता जिसमें कैपेसिटी और एफिशिएंसी है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये एब्जॉर्प्शन स्टेटमेंट है। खैर, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला रिक्वायरमेंट इसी एमटीक्यू की पहला रिक्वायरमेंट ही दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सी तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कौन सी तीन स्टेटमेंट्स ठीक हैं? तो लेट्स लेट्स सी। वेट अ मिनट। कौन सी तीन स्टेटमेंट्स ठीक हैं? विक कंपनी यूजेस स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट टू कैलकुलेट सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। वो कह रहा है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस निकालने के लिए वो प्रॉफिट यूज करता होगा। बिल्कुल प्रॉफिट यूज करता होगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने ये डिसाइड कर लिया था, देख लिया था कि एब्जॉर्प्शन का ही है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में सेल्स वॉल्यूम का प्रॉफिट असल में उसने ऊपर इसलिए नहीं बताया, वो नीचे पूछना चाह रहा था। और हमें आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए स्टेटमेंट की, जिसकी हमें पता चलेगा कि ए आंसर है इसका, ए करेक्ट है। दूसरा, the fixed overhead expenditure variance is same as the figure as over or under absorption of fixed overhead। वो ये कह रहा है कि जो फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंडिचर का वेरिएंस होता है, फिक्स ओवरहेड का जो एक्सपेंडिचर का वेरिएंस होता है, वो ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स ओवरहेड होता है। देखो बात पता है क्या है? अगर हम ओवरहेड एक्सपेंडिचर की बात करें ना, जनरली बना के देखें, तो वो होता है दो चीजों में डिफरेंस, बजटेड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड। ये तो हमने सीधा सीधा सीखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस है बजटेड ओवरहेड्स और एक्चुअल। वो कह रहा है वो सेम फिगर आएगी, किससे सेम आएगी? जिस तरह वो कह रहा है ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन निकालते हैं। अब मसला ये, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन का अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो, तो उसमें हम बजटेड और एक्चुअल का कंपैरिजन नहीं करते, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स का कंपैरिजन करते। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों सेम नहीं आएंगे, ये दोनों बातें डिफरेंट हैं। तो इसलिए बी आंसर नहीं होगा। उसके बाद विक कंपनी एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड ऑन आवरली बेसिस। फिक्स्ड ओवरहेड ऑन आवरली बेसिस, बेसिकली अगर ये नहीं भी लिखा हुआ तो हमने वैसे ही देखा हुआ कि ओवरहेड्स को हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आवरली बेसिस पे ही लेके जाते हैं। द एफिशिएंसी वेरिएंस विल आइदर बी फेवरेबल और एडवर्स। ऑब्वियस सी बात है, ये तो बड़ी नॉर्मल बात है, कोई भी वेरिएंस है फेवरेबल हो सकता है या एडवर्स हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन नहीं होगा, ए सी और डी ऑप्शन है, क्योंकि उसमें तीन स्टेटमेंट हमसे करेक्ट मांगी हैं। अच्छा भाई, उसके बाद हम चलते हैं, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर विक कंपनी फॉर मंथ वन। कौन, अब उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी है, अब मांग क्या रहा है? ये सारी इंफॉर्मेशन है जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ। और उसने उससे हमसे रिक्वायर्ड किया है तीन रिक्वायरमेंट्स। पहला एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड स्टेट इफ इट्स फेवरेबल और रिवर्स। दूसरा कैपेसिटी वेरिएंस। तीसरा एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके, निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस है सिंपल, बजटेड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स का जो डिफरेंस है वो होगा वो होगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। हाँ भाई, समझ आ रही है? तुम लोगों को समझ आ रही है? बजटेड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स, ये बात, मेरी बात सुन लो, मेरी एक बात गौर से सुन लो। अगर तुम्हारे स्टैंडर्ड्स पके नहीं ना, यानी कि जब वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला, फिर ये लेक्चर यहीं रोको, पहले स्टैंडर्ड्स पके करो। क्योंकि मैं इस चैप्टर में बहुत से बच्चे लेक्चर्स देखे बगैर
प्रैक्टिस या लेक्चर्स को तेजी से गुजार के प्रैक्टिस की तरफ आ जाते हैं, एमटीक्यूज देखते हैं, फिर कहते हैं समझ नहीं आया। ठीक है, बड़े पक्के होने चाहिए फॉर्मूलाज। बजटेड ओवरहेड हमारे पास वो कह रहा है, बजटेड बजटेड फिक्स ओवरहेड 20,000 दिए हुए हैं और एक्चुअल 23,000 दिए हुए हैं। तो ये इसका आंसर तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया, 3,000 से, क्योंकि हमने एक्चुअल में ज्यादा पैसे लगाए हैं, और ज्यादा पैसे लगाना बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है। ज्यादा पैसे लगाना बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3,000 से एडवर्स, 3,000 से एडवर्स। आगे कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी नाम से देखो, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि एक लेबर है, उसको कितना टाइम दिया गया और उसने एक्चुअल में कितने घंटे काम किया। अगर उसने अपने बजट से ज्यादा काम किया है तो कैपेसिटी वाइज वो अच्छा है, बेहतर है। तो इसमें हमारा जो कंपैरिजन होता है वो है बजटेड आवर्स जो लेबर काम कर रही है और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस, पहले ये निकालेंगे। अब अगर बजटेड आवर्स देखें तो उसने आपको बताया कि टाइम टू मेक 1 यूनिट, 4 घंटे दिए बजट के मुताबिक उसको, और एक्चुअल में यूनिट्स कितने हैं ये तो बताया ही नहीं। यूनिट्स कितने हैं बताया कि नहीं बताया? ओके, तो इसमें पता क्या करेंगे, मैं तो बताता हूँ, मैं तो सिंपल बताता हूँ। असल में हमारे पास ये जो इसमें 2/4 ये जो है अपना कैपेसिटी वेरिएंस में हम निकालेंगे इस तरह कि 20,000 जो डॉलर हैं। वेट, डेटा में कुछ हम छोड़ तो नहीं रहे? ओके, हम इस तरह कर सकते हैं, इसमें हमारे पास तरीका क्या है, इसमें हमारे पास तरीका क्या है। एक तो हमारे पास बजटेड आवर्स डायरेक्टली गिवन होते हैं वैसे तो जनरली। मैं असल में 4 आवर्स को लेके ये देख रहा था कि अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स होते, जैसे फॉर एग्जाम्पल 500 यूनिट्स है, तो मैं 500 को 4 से मल्टीप्लाई करके कहता है कि 2,000 घंटे हमारे पास बजटेड लेबर आवर्स हैं। लेकिन मसला ये यहाँ उसने हमें एक चीज नहीं दी, और वो क्या नहीं दी, ये यूनिट्स नहीं दिए, बजटेड यूनिट्स नहीं दिए। लेकिन उसने हमें यहाँ ये बताया है कि 1 घंटे का रेट क्या है, 10। उसने हमें ये बताया है 1 घंटे का रेट क्या है, 10। और टोटल अमाउंट कितनी लग रही है, 20,000 एज पर बजट। तो अगर हम 20,000 को डिवाइड करते हैं 10 से, अगर हम इस 20,000 को डिवाइड करते हैं 10 पर आवर से, तो ये टोटल अमाउंट है, अमाउंट पर आवर है, तो अमाउंट और अमाउंट, डॉलर और डॉलर तो कैंसिल हो जाएंगे और आवर्स ऊपर चले जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास चल जाएगा, अगर मैं उर्दू में बताऊं तो 1 घंटे का 10 रुपए के ओवरहेड लग रहा है। तो 20,000 डॉलर बजट अगर किए तो कितने घंटे लगेंगे, तो डिवाइड ही करेंगे ना। तो ये आ जाएगा 2,000 आवर्स, ये आ जाएंगे 2,000 आवर्स। अच्छा, अब 2,000 आवर्स हमारे पास आ गए बजटेड, 2,000 आवर्स हमारे पास आ गए बजटेड, जबकि एक्चुअल में उसने कितने लिए हैं, 2,475। एक्चुअल में उसने कितने घंटे लिए हैं, 2,475। तो एक्चुअल में ज्यादा काम किया, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि फेवरेबल है, कितने से, 475 से। ये फेवरेबल है 475 आवर्स से। अब हमें पता है ये जो हमारे पास कैपेसिटी वेरिएंस है ये आएगा आवर्स में। कैपेसिटी वेरिएंस मेरे बच्चों किस में आएगा, आवर्स में। कैपेसिटी वेरिएंस किस में आएगा, आवर्स में। समझो समझो, कैपेसिटी मींस आवर्स। एक बंदे को मैंने कहा 10 घंटे में काम करना है, वो लगा हुआ है 15 घंटे 16 घंटे काम कर रहा है। इसका मतलब उसके अंदर ताकत है तो काम कर रहा है ना, इस ताकत को बोलते हैं कैपेसिटी। तो जो कैपेसिटी वेरिएंस है, जो कैपेसिटी वेरिएंस है, एक्चुअली बात ये है कि ये अगर ज्यादा घंटे किसी ने काम किया तो उसका कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल आएगा। तो 475 आवर से फेवरेबल आ गया। अब हमारा रूल ये है कि वेरिएंस होना चाहिए डॉलर्स में। मेरे बच्चों इस बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हमारा मसला ये है कि वेरिएंस किस में होना चाहिए, हमारा मसला ये है कि वेरिएंस किस में होना चाहिए, डॉलर्स में। हमारे पास आवर्स में आ गया, कोई मसला नहीं। अगर हमें कहीं से स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर मिल जाए, क्योंकि हमें यही चाहिए होता है ना, फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, तो हम आंसर निकाल सकते हैं डॉलर्स में। 1 घंटे का क्या रेट है, और उसने हमें 1 घंटे का माशाल्लाह रेट दिया है 10 पर आवर, $10 पर आवर, तो मल्टीप्लाई 10 से करो, तो आएगा 4,750 डॉलर्स में आएगा। और फेवरेबल आएगा कैपेसिटी वेरिएंस, डॉलर्स में आएगा, फेवरेबल आएगा कैपेसिटी वेरिएंस, सॉरी फेवरेबल। तो इस बात का ख्याल रखना, इस बात में ट्रिक क्या थी सवाल में,
कि बजटेड आवर्स निकालने के लिए डायरेक्टली आवर्स नहीं गिवन थे, पर यूनिट गिवन थे, और यूनिट्स भी नहीं गिवन थे, लेकिन टोटल अमाउंट गिवन थी और 1 घंटे का रेट गिवन था, तो मैंने टोटल अमाउंट को 1 घंटे के रेट पे कर दिया, तो आंसर आ गया। एफिशिएंसी वेरिएंस, अच्छा एफिशिएंसी वेरिएंस इससे हटके है। एफिशिएंसी वेरिएंस में हम बजटेड और एक्चुअल आवर्स नहीं देखते, स्टैंडर्ड और एक्चुअल आवर्स देखते हैं। और इसमें एक बात ये होती है कि इसके इसका मतलब एफिशिएंसी का ये होता है कि जो काम दिया है वो इतने घंटे में होना चाहिए तो कितने घंटे में हुआ। अगर उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो एडवर्स है। एफिशिएंसी में ज्यादा घंटे लग रहे हैं एडवर्स है, कैपेसिटी में ज्यादा घंटे लग रहे हैं बेहतर है। तो पहले तो हम एज पर स्टैंडर्ड इसका फॉर्मूला जो होता है वो है एक्चुअल यूनिट्स जितने भी हैं इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल आवर्स वर्क, कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल आवर्स वर्क के साथ, कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल आवर्स वर्क के साथ। अच्छा अब हमारे पास एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं, एक्चुअल यूनिट्स उसने दिए, बजटेड नहीं दिए लेकिन एक्चुअल तो दिया ना। तो 550 यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, ये गिवन था टाइम टू मेक पर यूनिट, जो बजटेड आवर पर यूनिट है वही स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट इनटू 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 550 इंटू 4 200। कितने घंटे लगने चाहिए थे, इसने कितने घंटे लगाए हैं, 2475। इसका मतलब इसने इसने कितने घंटे ज्यादा लगाए हैं, 275 आवर्स इसने एडवर्स काम किया है। इसका जो एफिशिएंसी वेरिएंस है वो 275 आवर्स एडवर्स है। अच्छा ये आ गया एडवर्स में एफिशिएंसी वेरिएंस, मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, क्योंकि आवर्स में वेरिएंस और पहले मैंने बता दिया कि रेट से होगा। तो ये क्या बनेगा, 2750 डॉलर्स में 2750, तो ये आ जाएगा 2750 से एडवर्स, 2750 से एडवर्स। तो बात ये है कि फॉर्मूलाज पक्का होंगे बच्चे तो चलेगा काम, नहीं होंगे तो नहीं चलेगा। पहले फॉर्मूलाज पक्के होने जरूरी हैं। अगला हमारे पास है, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अ फेवरेबल फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, अच्छा अगर हम कैपेसिटी वेरिएंस की बात करें तो इसकी बात करें जिसमें बजटेड और एक्चुअल लेबर आवर्स की, बेसिकली बजटेड और एक्चुअल आवर्स की बात हो रही है, इज लाइकली टू अराइज इफ न्यू मशीन इज बोट टू रिप्लेस द अनरिलायबल वन। अच्छा वो कह रहा है अ फेवरेबल फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, वो कह रहा है कि एक फेवरेबल फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस आ सकता है अगर इफ अ न्यू मशीन इज बोट टू रिप्लेस एन अनरिलायबल वन। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैपेसिटी को, वो जो ये फिक्स ओवर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं वो लेबर के मुताबिक नहीं कर रहा है, वो मशीन के मुताबिक कर रहा है। क्योंकि जब वो मशीन का जिक्र करेगा कैपेसिटी का तो फिर मशीन की बात है। वैसे जनरली हम जब फिक्स ओवरहेड की बात करते हैं ना कैलकुलेशन में, तो लेबर आवर्स बेस होती है। लेकिन अगर वो किसी सिनेरियो में कैलकुलेशन में नहीं रहेगा, लेकिन किसी सिनेरियो में, थ्योरेटिकल सिनेरियो में मशीन की बात करें तो वो लेबर की जगह मशीन की बात कर रहा है। अब वो मशीन में कह रहा है कि अगर नई मशीन हम रिप्लेस करते हैं और अनरिलायबल वन से कोई ऐसी मशीन लाते हैं जो कि नई मशीन है, तो उससे कैपेसिटी वेरिएंस ज्यादा होगा। बिल्कुल फेवरेबल आ सकता है, क्यों, सोचो ना, खुद ही सोचो। एक मशीन पुरानी है, ठीक है, वो इतनी ज्यादा देर चल ही नहीं सकती, खराब हो जाएगी, हीटअप हो जाएगी। नई मशीन उसकी बदले, जहाँ वो 4 घंटे काम करी, नई मशीन 8 घंटे इजीली काम कर सकती है, तो वहां पे ऑब्वियसली कैपेसिटी ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं हम मशीन से, तो ये ट्रू होगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे हमारा ये वाला जो था 467 MTQ, नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है लेकिन ये एक MTQ हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कंप्लीट हो गया। एक और MTQ की तरफ चलते हैं। हम्म, ठीक है, एक ये करते हैं, एक ये MTQ देखते हैं, 468। बॉक कंपनी मैन्युफैक्चर्स वुडन पिक्चर फ्रेम्स, जिसमें उसने बताया हुआ वुड है, ग्लास है, ओके 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 ओके, ठीक है। उसने वुड और ग्लास दोनों के लिए आपको स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। इन जुलाई 300 पिक्चर फ्रेम्स बने थे, और वुड का और ग्लास का उसने बताया कितने केजीज जो है वो परचेज हुए, और आगे उसकी अमाउंट बताई हुई है। बाकी उसने सारा उसने पूछा हुआ है, एक एक करके हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट वो कह रहा है व्हाट इज अ टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड स्टेट इफ इट्स एडवर्स और फेवरेबल। अब उसने टोटल प्राइस वेरिएंस पूछा है। प्राइस वेरिएंस का मतलब ये है कि उसने फिर दोनों का, क्योंकि उसने ये क्लासीफाई नहीं किया कि वुड या ग्लास, इसका मतलब दोनों का हमें निकालना है यहाँ पे, यानी यहाँ पे दो दो कैलकुलेशन होनी है। ठीक है, तो पहले मैं वुड के मुताबिक कर रहा हूँ प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वैसे एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पर क्वांटिटी। कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट से। अब वुड की एक्चुअल क्वांटिटी हमने क्या खरीदी, ये देखो ये लिखा है 170 kg, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है वुड का 10 पर केजी,
तो 1700 की वुड खरीदनी चाहिए थी, खरीदी कितने की? एक्चुअल मटेरियल 2040 की खरीदी। तो ये सीधा सीधा हमें 340 का तो यहाँ से एडवर्स आ गया, 340 यहाँ से वुड वुड में से एडवर्स आ गया प्राइस वेरिएंस। अब यही यही सेम कैलकुलेशन हम करेंगे इसके लिए, ग्लास के लिए। ग्लास की कितनी क्वांटिटी खरीदी? 70 kg, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 70 kg खरीदी, 1 kg कितने का था? 12 का। तो ये आ गया 840 डॉलर्स लगने चाहिए थे। एक्चुअल में मटेरियल कॉस्ट कितनी लगी? 860। यहाँ पे भी 20 रुपये हमने ज्यादा लगाया, तो $20 से एडवर्स वेरिएंस यहाँ पे भी आ गया। तो 340 ये, और 300 और 20 ये, तो ये आ जाएगा 360 से एडवर्स, 360 से एडवर्स। अब हमने जाना है आगे इसकी यूजेज पे। आगे हमने निकालनी है इसकी यूजेज। अब यूजेज के लिए आपको पता है कि यूजेज के लिए प्रॉपर हम वो यूज करते हैं, यूनिट्स यूज करते हैं। तो दोनों के लिए यूज होगा, वुड के लिए भी और ग्लास के लिए भी। पहले मैं वुड के लिए करने लगा हूं। इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, AUP, मतलब एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड केजीज या स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। जो भी आंसर आएगा उसका कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी यूज से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस पर क्वांटिटी से। अब एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं? 300। और एक यूनिट पे वोट के कितना लग रहा है? 0.5। तो 150 kg इस पे लग रहा है, लगना चाहिए। एक्चुअल में वोट पे कितना लगा रहे हैं? 170। एक्चुअल में हम लगा रहे हैं 170, यानी ये भी आ गया 20 kg से एडवर्स, 20 kg से एडवर्स। अब चूंकि जो वेरिएंस है वो तो हो ही नहीं सकता, मतलब नॉमिनेटी यानी डॉलर्स के बगैर किसी चीज में। तो डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको प्राइस पर केजी से मल्टीप्लाई करना है। अब प्राइस पर क्वांटिटी क्या चल रही है? वुड की 10 के रेट से मिल रहा है बाहर, तो 10 का ये रेट हो गया, तो ये आ जाएगा $200। हम मैंने भी सिर्फ वुड का निकाला है, $200 से एडवर्स, $200 से एडवर्स। अब उसकी जगह यही सेम कैलकुलेशन हम करेंगे ग्लास के लिए। ग्लास के लिए भी यही फॉर्मूला यूज होगा, एक्चुअल यूनिट्स 300। लेकिन इस बार ग्लास की क्वांटिटी कितनी यूज हो रही है ये देखेंगे, 0.25 kg। ये आ जाएगा 75। इतने केजीज लगने चाहिए थे, एक्चुअल में कितने लगे? 70 kg। एक्चुअल में लगे 70 kg, एक्चुअल में लगे 70 kg। तो अब हमने यहाँ बचाए 5 kg से फेवरेबल आ गया, 5 kg से फेवरेबल, मल्टीप्लाई रेट क्या चल रहा है? 10 का, 10 सॉरी 10 का नहीं, 12 का। ग्लास का रेट 12 का है, इंटू 12। तो ये $60 से फेवरेबल आ गया, $60 से फेवरेबल। तो 200 एडवर्स और 60 फेवरेबल, इनको माइनस करेंगे और साइन आएगा बड़ा वाला, बड़ी वैल्यू वाला साइन एडवर्स है। तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे? 140 एडवर्स, $140 से एडवर्स। तो ये तो सिंपल सीधे सीधे फॉर्मूला रखने थे, कोई इसमें साइंस नहीं थी। आगे बी में वो कह रहा है कि द मैनेजर हैव नाउ बीन टोल्ड दैट ऑल्दो द लेवल्स ऑफ ग्लास इन्वेंटरी डिड नॉट चेंज ड्यूरिंग जुलाई, वुड इन्वेंटरी वुड रोज बाय 15 kg। वो कह रहा है कि हालांकि जो ग्लास इन्वेंटरी वो नहीं बढ़ाई, लेकिन वुड की इन्वेंटरी 15 kg से बढ़ गई। वुड की इन्वेंटरी 15 kg से बढ़ गई। विच मैनेजर विल नीड टू हैव दिस फैक्ट अकाउंटेड फॉर इन देयर परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि वो कह रहा है कि कौन से मैनेजर से हम इसके बारे में पूछेंगे, उसको बोलेंगे, वो क्वेश्चनेबल होगा कि भाई ये ऐसा क्यों है। अब देखा जाए जो इन्वेंटरी होती है ना, इन्वेंटरी को खरीदना तो परचेज मैनेजर का काम है, लेकिन इन्वेंटरी मैनेजमेंट यानी इन्वेंटरी जो स्टोर में पड़ी हुई है, जो स्टोर में पड़ी हुई है, उसने ये नहीं बोला कि हमने इन्वेंटरी ज्यादा मंगवाई है, उसने बोला कि इन्वेंटरी बढ़ गई यानी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो टेंशन है वो प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर है, वो परचेज के अंडर नहीं। परचेज के अंडर है मंगवाया, महंगा क्यों मंगवाया, ज्यादा क्यों मंगवाया, कम क्यों मंगवाया। लेकिन यहाँ उसने ये नहीं बताया कि मंगवाते हुए ज्यादा मंगवाया। उसने कहा जो इन्वेंटरी है, यानी कि जैसे जो भी पड़ी हुई इन्वेंटरी, क्लोजिंग इन्वेंटरी 15 kg से बढ़ गई। अब हो सकता है 15 kg से इसलिए बढ़ गई कि प्रोडक्शन सही नहीं हो रही, पूरे माल पहुंचाया नहीं जा रहा, तो यहाँ ज्यादा पड़ा हुआ है माल, कुछ इस तरह की गेम हो सकती है। तो या कोई और भी गेम हो सकती है। लेकिन बात यह है कि हमें इस चीज को समझना है कि परचेज मैनेजर इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो बी आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद उसने आपको दिया इन द फॉलोइंग ग्राफ विच एरियाज अराइजेस बिकॉज बोथ द मटेरियल क्वांटिटी प्राइसेस आर अबव द स्टैंडर्ड लेवल। अच्छा, बिकॉज बोथ द मटेरियल क्वांटिटी एंड प्राइस आर अबव द स्टैंडर्ड लेवल, मतलब वो कह रहे हैं कि ये सेट पे क्वांटिटी है, सेट पे प्राइस है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये एक्चुअल क्वांटिटी, इनका डिफरेंस, और स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस। अब वो पूछ क्या रहे हैं? हाँ, अच्छा, वो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा पोर्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा पोर्शन है जो दोनों की वजह से बढ़ रहा है, जिसमें दोनों का इफेक्ट, दोनों कॉमन है, दोनों का इफेक्ट कॉमन है। यानी कि कौन सा, जिसमें कौन से दोनों का इफेक्ट कॉमन है? बोथ मटेरियल क्वांटिटी और
प्राइस दोनों। अब अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर क्वांटिटी देखी जाए तो वो ये सारा पार्ट आता है, ये वाला। जब मैं इसको थोड़ा लाइन पे बनाता हूँ, ये सारा पार्ट आता है स्टैंडर्ड के मुताबिक, राइट? ऐसे ही है, यहाँ पे स्टैंड खत्म हो गया। अब इससे आगे अगर जा रहे हैं तो ये सिर्फ क्वांट ये जो ये वाला पार्ट है, थ्री वाला, थ्री बॉक्स है, ये सिर्फ ये वाला पार्ट किसको कवर कर रहा है कि जो इंक्रीज क्वांटिटी में आया है उसको देख रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, इस साइड पे इस तरह देखा जाए, ये प्राइस वाला पार्ट है स्टैंडर्ड का। तो अगर हम इससे ऊपर जाए तो ये वन वाला पोर्शन है, ये सिर्फ जो स्टैंडर्ड प्राइस में इंक्रीज है सिर्फ उसको देख रहा है। यानी थ्री वाला पोर्शन जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में आगे आ रहा है, हो रहा है, एक्चुअल आगे आ रहा है, वो उसको इंडिकेट कर रहा है। वन जो है, वो जो बढ़ रहा है, वो सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइस को देख रहा है कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल की प्राइस में जो इंक्रीज है। लेकिन जो ये टू है, सोचो, टू में क्वांटिटी का भी इफेक्ट है। अगर आप देखो, टू में क्वांटिटी का भी इफेक्ट है और यहां से प्राइस का, क्योंकि यहां से क्वांटिटी बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, तो ये वाला पार्ट टू भी तो उसमें आ रहा है। और टू में जो प्राइस बढ़ रही है, यहां से स्टैंडर्ड से ऊपर जा रही है, उसका भी इफेक्ट आ रहा है। तो टू एक वाहिद एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर क्वांटिटी और प्राइस दोनों के बढ़ने का इफेक्ट है। समझ आई बात? ये नहीं, अगर बढ़ रहा है ना, इस साइड पे, राइट साइड पे आ रहा है, तो थ्री पोर्शन में सिर्फ क्वांटिटी का इंक्रीज शो हो रहा है, जबकि टू में क्वांटिटी का इंक्रीज भी है, और जो प्राइस है वो ऊपर जा रही है। वन वाले में तो प्राइस ओनली शो हो रही है, लेकिन टू में प्राइस वाला भी शो हो रहा है। तो ये दोनों में कॉमन है, इसलिए एरिया टू ओनली इसका आंसर होगा। जिसने पूछे दोनों में से कौन सा दोनों को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद डी है, डी में वो कह रहा है कि एक मिनट, हाँ ठीक है। डी में वो कह रहे हैं कि द आर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। तो हमने बताना है कौन सा ठीक है कौन सा खराब है। अ नेक्स्ट बजट कैन नॉट बी प्रोड्यूस फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सच एज सेल्स कमीशन। कह रहा है फ्लेक्स बजट बन ही नहीं सकता, किसके लिए? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए, ठीक है। ऐसा कोई सीन नहीं है। हालांकि ये बजटिंग का सवाल है, बजटिंग का सवाल है, लेकिन फ्लेक्स बजट किसी भी चीज के लिए बन सकता है, यानी कि नॉन सेल्स कमीशन के लिए बन सकता है। स्टेटमेंट, ऑल कॉस्ट कैन बी कंट्रोल इन लॉन्ग टर्म वगैरह, सारी खर्चों को आप लॉन्ग टर्म में कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सी, पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों का सवाल जो बनता है, जो बड़ा सोचते हैं, वो कहते हैं यार कंट्रोल वो कोस्ट होती है जो अपने हाथ में हो, वेरिएबल कोस्ट की तो समझ आती है, फिक्स कोस्ट कैसे कंट्रोल होती है? तो ये थोड़ी बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने एक ऑफिस लिया, उसके फिक्स कोस्ट रेंट पे भर रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा साल के बाद मैं इसको रेंट को खत्म कर दूंगा, छोड़ दूंगा ऑफिस। तो साल ओवर द ईयर, लॉन्ग टर्म में तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ ना। हाँ, अभी मुझे फिक्स कोस्ट जो इंकर करनी है वो तो करनी ही करनी है। ये दो एमटीक्यू हमने कर लिए। अब लगे हाथों ये वाला एमटीक्यू भी देख ही लेते हैं, 469, ताकि हमारे मैक्सिमम स्टैंडर्ड कोस्टिंग के एमटीक्यू कंप्लीट हो जाए। ये सारा उसने बताया हुआ है, ठीक है, वैल्यूज भी दी हुई हैं। सबसे पहले वो पूछ रहा है, हाँ, सबसे पहले रिक्वायरमेंट नंबर ए में वो पूछ रहा है कि फॉर द फॉलोइंग वेरिएंसेस, फॉर द फॉलोइंग वेरिएंसेस स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स दैट द वेरिएंस स्टेटेड अबव कुड बी कॉज्ड बाय बेटर क्वालिटी इंग्रेडिएंट बीइंग परचेज्ड फॉर द पाइस। असल में वो कह रहे हैं, हमने ना कोई ना, ऊपर अगर देखो ना बिजनेस, तो बिजनेस ना कोई ऐसा है, एक कंपनी है जो कि पाइस बनाती है एंड पेस्ट्रीज पेस्ट्रीज वगैरह बनाती है और बेचती है, उसकी ये सारी स्टेटमेंट बनाई है। उसके मुताबिक वो कह रहा है कि अगर हम ये जो सारे वेरिएंसेस हैं, इन पे कोई इफेक्ट आएगा अगर हम बेटर क्वालिटी इंग्रेडिएंट लेके आ रहे हैं, या हमने बेटर क्वालिटी इंग्रेडिएंट यूज किया, उसकी वजह से इन पे कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, ये बात है। हमने एक बेटर क्वालिटी इंग्रेडिएंट यूज किया, उसकी वजह से इन पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, ये बताना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ए पे जाते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ए। ए है हमारे पास सेल्स वॉल्यूम। अगर हम सेल्स वॉल्यूम को ऊपर जाके देखें, सेल्स वॉल्यूम को ऊपर जाके देखें, तो सेल्स वॉल्यूम हमारा फेवरेबल आया है। अब अगर जब हम बेटर क्वालिटी देंगे, तो आप सोचो, बेटर क्वालिटी दोगे तो ऑब्वियसली सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। लोग आपसे खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, कस्टमर बढ़ेगा, क्वालिटी जो बेहतर की है, तो इसका इफेक्ट सेल्स वॉल्यूम पे किया है। हाँ ट्रू, क्योंकि ऊपर फेवरेबल है, तो बिल्कुल ट्रू, और बड़ा भी है, ऊपर दिखा भी रहा था वो। अच्छा, दूसरा, वो कह रहा है मटेरियल प्राइस। अगर हम मटेरियल प्राइस को देखें तो ये एडवर्स है। तो भाई अगर तुम बेटर क्वालिटी यूज करोगे तो मटेरियल की प्राइस तो बढ़ेगी तुम्हारी, तो वो तो एडवर्स आएगा। यानी तुमने सोचा मैं 10 रुपए के हिसाब से चीज उठाता हूँ, कल को तुमने कहा मैं बेटर क्वालिटी दूंगा, वो 15 के हिसाब से उठा लिया, अब स्टैंडर्ड 10 का बना हुआ है, तो आंसर तुम्हारा एडवर्स आएगा ना। तो मटेरियल प्राइस का एडवर्स आने की रीजन भी ये हो सकती है कि बेटर क्वालिटी इंग्रेडिएंट यूज किया हो। अच्छा, उसके बाद है लेबर रेट। लेबर रेट अगर हम देखें, वैसे हमारे पास एडवर्स है,
लेकिन लेबर रेट का एक्चुअली मटेरियल की क्वालिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई लेबर को आपने पर आवर रेट देना है उसके नंबर ऑफ एक्सपीरियंस की बेस पे। आप मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो, ज्यादा इंग्रेडिएंट, कम कम क्वालिटी, ज्यादा क्वालिटी, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा, चौथा, मटेरियल यूजेज। अगर हम यूजेज देखें तो हमारा यूजेज फेवरेबल है। देखो, जब आप बेटर क्वालिटी मटेरियल यूज करते हो, सोचो, मैंने पॉइंट बताया मैं बार बार, जब आप बेटर क्वालिटी मटेरियल यूज करते हो तो आपकी वेस्टेजेस कम से कम होती हैं। भाई पुराना एक लो क्वालिटी मटेरियल यूज कर रहे हो, बार बार वो चीज़ खराब हो रही है तो आपकी वो तो वेस्ट हो गई। और वेस्टेड चीज़ का मसला ये होता है कि वो आपके यूजेज वेरियंस को एडवर्स करती है, जबकि यहाँ फेवरेबल है। तो बिल्कुल ये ट्रू में आ सकता है कि यूजेज वेरियंस फेवरेबल आ सकता है। अच्छा, सेल्स प्राइस। अगर हम सेल्स प्राइस देखिए तो सेल्स प्राइस यहाँ पे हमारे पास क्या वेरिएंस है, एडवर्स है। अब अगर बेटर क्वालिटी मटेरियल था तो हमारा तो चीज महंगी बिकनी चाहिए थी, उल्टा वो एडवर्स बिक गई। बेसिकली हमने सिर्फ ये नहीं कि सोच के नहीं, ऊपर से देखना भी है, साथ साथ उसको रिलेट करना है। जैसे वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल जो हो रहा है तो मैंने बोला कि हाँ उस पर इफेक्ट हुआ है। अब सेल्स प्राइस ऊपर एडवर्स है। भाई अगर बेटर क्वालिटी इंग्रेडिएंट था तो आपको तो महंगा बेचना चाहिए था, सेल्स प्राइस को फेवरेबल होना चाहिए था। लेकिन उल्टा वो एडवर्स है, हालांकि उसको फेवरेबल होना चाहिए था। बेटर क्वालिटी से आपकी हायर प्राइस होती है, लोअर प्राइस नहीं होती। तो इस तरह से सेल्स प्राइस यहाँ पे फॉल्स में आएगा। इसको मैं क्रॉस नहीं, इसको यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ, उसके भी यहाँ पे फॉल्स लिख। उसके बाद कह रहे हैं व्हाट शुड बी द टाइटल इन गैप वन। गैप वन कहाँ पे है? अरे गैप वन कहाँ पे? व्हाट, अच्छा ये इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ इस गैप में क्या आएगा। ओके। हाँ देखो, बात ये है कि गैप वन में उसने जो बताया हुआ है फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। बेसिकली वैल्यूज नहीं बताई उसे, इससे आइडिया नहीं हो रहा। वो पूछता है कि गैप वन में यहाँ लिखना क्या है यहाँ पे। अब उसने अगर आप देखें तो उसने ऊपर सारे वेरिएंसेस, बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन से स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला, फिर कॉस्ट के वेरिएंसेस में वेरिएबल निकाले हैं, वेरिएबल के बाद गैप दिया और उसके बाद फिक्स का स्टार्ट किया है। इससे साफ पता चलता है कि हमारा पहली बात तो ऊपर जब कॉन्ट्रीब्यूशन था तो ये समझ आ गई कि ये मार्जिनल की स्टेटमेंट है। और अगर मार्जिनल की स्टेटमेंट हो तो बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन से सारे सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के वेरिएंसेस के बाद एक ही चीज आती है, एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। अगेन अगर आपको फॉर्मेट आता है फिर फायदा है, नहीं आता तो समझ नहीं आएगी ये बात। ये फॉर्मेट में पहले वेरिएबल को उसके बाद आता है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, उसके बाद फिर वो फिक्स ओवरहेड का जो भी मसला मसाइल होते हैं वो देखे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन हम यहाँ लिखेंगे, गैप वन में आएगा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। अब सवाल में आपको पेपर में लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन ड्रॉप डाउन मेन्यू एमसीक्यू टाइप कुछ आ सकता है ऑप्शंस के साथ। इसके बाद उसने आपको दिया है दो वेरिएंसेस निकालने, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। एक्सपेंडिचर वेरिएंस अगर देखें, इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, क्योंकि आवर्स है तो पर आवर से मल्टीप्लाई। कंपेयर करेंगे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड के साथ। अब एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हैं उसे सवाल में बताया हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन 1500 यूनिट्स है जो कि 3620 आवर्स में कंप्लीट हुई। मल्टीप्लाई, अब वो कह रहा है कि द बजट दैट ईच पाई वुड टेक 2.5, उसने बता दिया कि एक एक कितना लेगा। अच्छा, 2.5 एंड वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 3 पर आवर, 3 पर आवर है ये वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो 3620 इंटू 3, कैलकुलेटर ओपन करते हैं भाई, कैलकुलेटर ओपन करते हैं, 3620 इंटू 3, 10860। ये आ रहा है स्टैंडर्ड के मुताबिक 10860 लगना चाहिए था। एक्चुअल में कितना लगा ये बताया होगा उसने, 11,000। एक्चुअल में लगा 11,000, एक्चुअल में लगा 11,000। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ये आएगा 140 से एडवर्स। 140 से एडवर्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3620 इंटू 3 किया तो 10,860 आया, जबकि एक्चुअल में 11,000 एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। तो इसलिए से 148 वर्ष आ गया। अब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का सिंपल फॉर्मूला हर जगह एक ही यूज होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। क्योंकि इसमें देखना होता है कितने घंटे लगने चाहिए थे, एक्चुअल आवर्स पर कितने घंटे लगे। अब एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट उसने आपको पहले, सबसे पहले वही बताए थे 1500 यूनिट्स, और एक यूनिट को बनाने की घंटा कितना चाहिए, 2.5, जो कि यहाँ दिया था। तो ये आ जाएगा 3750 आवर्स लगने चाहिए थे। एक्चुअल में कितने लगे? ये एक्चुअल 3620 लगे। एक्चुअल में लगे 3620 आवर्स, एक्चुअल में लगे 3620 आवर्स। तो इसका अगर हम डिफरेंस लें, कैलकुलेट करते हैं।
तो ये आएगा 130। 130 का डिफरेंस आ रहा है फेवरेबल, क्योंकि कम आवर्स लग रहे हैं। मल्टीप्लाई रेट किया हमारे पास, रेट हमारे पास है $3 का, तो 390 से डॉलर से फेवरेबल, $390 से फेवरेबल या। तो हमारा एमटीक्यू में ये भी एक स्ट्रेट फॉर्मूला था। यानी अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं और स्टेटमेंट्स आती है, एमटीक्यू कहीं नहीं जाता आपका। एमटीक्यू बच्चों कहीं नहीं जाता आपका, लेकिन एमटीक्यू ये है कि इसको आंखें खोल के, दिल खोल के, कान दिमाग सब खोल के करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन की एमटीक्यू कंप्लीट है। मिलते हैं कभी नेक्स्ट क्लास में, और बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।